गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपकी वर्कशीट नंबर है 42 और फ्राइडे की वर्कशीट है। यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ आपके क्लास टीचर का नाम आएगा। कार्बन एवं इसके यौगिक, इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न आए हैं जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपके एग्ज़ाम के लिए और इस पार्ट के लिए। अभी तक आपने जितना किया है केवल वही आपके सिलेबस के अंदर है इस चैप्टर में से, बाकी सभी चीज़ें इस चैप्टर में से डिलीट की गई हैं। तो जितनी वर्कशीट हमने की हैं वो इस चैप्टर को कंप्लीट करती हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप आज की वर्कशीट कंप्लीट करते हैं तो आपका आज के बाद का जो ये सिलेबस चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, प्रश्न देख लेते हैं। कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देख लेते हैं एक बार, उसके बाद ही हम पहले क्वेश्चन पर आते हैं। किसी कार्बन यौगिक की समजातीय श्रेणी के दो उत्तरोत्तर सदस्यों के आणविक सूत्र में क्या अंतर होता है, या जो अंतर होता है वह है पहला CH2, दूसरा CH3, तीसरा CH4, चौथा CH। तो कल भी मैंने आपको ये बताया था, कल की वर्कशीट अगर आपने सबने करी हो, कि दो उत्तरोत्तर सदस्यों के बीच का अंतर क्या होता है कि मान लीजिए एक है CH4 और दूसरा है C2H6। तो आप देखिए इन दोनों के अंदर आपको क्या अंतर नज़र आ रहा है, और उस अंतर को देखकर ही आप बता सकते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर आप बताएंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, एथेन। अब एन है, याद रखना, इथेन। इथेन का फॉर्मूला आपको दिख रहा है C2H6। ये इथेन का फॉर्मूला है C2H6 के एक अणु में कितने सहसंयोजी आबंध हैं, मतलब यहाँ पर आपस में कितने आबंध बने हैं जो आपस में संयोजन कर रहे हैं। और आबंध किसके बीच में, यहाँ C2H6 में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ही आबंध है। तो ये कुल आबंध आपको गिन के इसका आंसर देना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि कार्बन यौगिकों के क्रम में दूसरा सदस्य जिसका सामान्य सूत्र CnH2n का सूत्र है, मतलब उसमें दूसरा सदस्य कौन सा होगा। तो दूसरा सदस्य का मतलब हुआ कि आपको यहाँ पर n की वैल्यू 2 रखनी है। आप यहाँ पर n की वैल्यू 2 रखिए, आपको जो सूत्र मिलता है वही आपका आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। डैश और डैश कार्बन के दो अपरूप हैं। तो जब आपको शुरुआत पहली वर्कशीट कराई गई थी, पहली या दूसरी वर्कशीट के अंदर आपको अपरूप बताए गए थे कार्बन के। तो आप देख लीजिए, हो सकता है ग्रेफाइट या डायमंड हो, तो आप एक बार चेक करें। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, डैश और डैश जैविक यौगिकों के आवश्यक घटक हैं। जो जैविक यौगिक होते हैं उनके आवश्यक घटक कौन कौन से हैं, 2 वो लिखने हैं आपका। उसके बाद कौन सी श्रृंखला का सबसे अधिक दर्शाता, तो संकलन को सबसे अधिक दर्शाता है और क्यों। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है कि ऐसा क्यों होता है। ये आपको हम अगली आपकी जो वीडियो बनाएंगे उसमें बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे है कौन सा तत्व श्रृंखलन को सबसे अधिक दर्शाता है और क्यों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के हिसाब से। तो जिस तत्व की हम बात कर रहे हैं जो श्रृंखलन दर्शाता है वो कौन सा है, कार्बन तत्व है। सबसे ज़्यादा श्रृंखलन कौन दर्शाता है, कार्बन, जिसके ऊपर ये पूरा पार्ट बना हुआ है वही तत्व है जो सबसे ज़्यादा श्रृंखलन का मतलब हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा श्रृंखलाएँ बनाता है। अब वो श्रृंखलाएँ कुछ इस तरीके से, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, आगे जुड़ती चली जाएंगी। हो सकता है इस कार्बन की जगह पर आपका कोई प्रकारात्मक समूह आ जाए, इसकी जगह पर आपको OH मिल जाए। तो इस तरह की श्रृंखलाएँ सबसे अधिक बनाने की जो ताकत होती है वो कार्बन के पास है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हीरे को संश्लेषित करने के लिए शुद्ध कार्बन को निम्नलिखित परिस्थितियों में उपचारित किया जा सकता है। तो आपको बताना है कि हीरे को अगर हमें बनाना है, उसे संश्लेषित करना है तो क्या चाहिए होगा। अति उच्च दाब पर हमें उसे उपचारित करना होगा, अति उच्च ताप पर करना होगा, या अति उच्च दाब और ताप पर, और या फिर अति निम्न दाब और ताप पर। तो ये 4 ऑप्शंस हैं। आपको वर्कशीट पुरानी है, अगर उन्हें आप दोबारा रिवाइज करेंगे तो इसका आंसर आपको ज़रूर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है,
ब्यूटेन कार्बन और हाइड्रोजन का एक ब्यूटेन कार्बन और हाइड्रोजन का एक डैश संतृप्त या असंतृप्त यौगिक है, जिसमें कार्बन के अणुओं की संख्या क्या होती है। ब्यूटेन, पहली बात तो आपको बताना है कि ब्यूटेन जो है वो कार्बन और हाइड्रोजन का एक क्या है, संतृप्त है या हाइड्रोजन। तो ब्यूटेन देखिए, ब्यूटेन का मतलब हो गया 4 कार्बन, तो 4 कार्बन लगे होंगे, जो बाकी जगह बची होगी वहाँ पे सब जगह पे हाइड्रोजन लगे होंगे। यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, तो 4 कार्बन हो गए। और सब में देख रहे हैं आप एक ही बॉन्ड आ रहा है, एकल आबंध बन रहा है, और जहाँ एकल आबंध बनता है वो कहलाता है आपका संतृप्त। तो इसका उत्तर तो हो गया यहाँ से संतृप्त यौगिक बन गया, जिसमें कार्बन के अणु, कार्बन कितने यहाँ पर 4 कार्बन है, तो इसका आंसर आपको 4 मिलेगा। तो कुछ क्वेश्चन के आंसर मैं भी आपको बता रहा हूँ साथ में। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, देख लीजिए। एल्काइन और एल्कीन के सामान्य सूत्र लिखने हैं। कल मैंने सामान्य सूत्र आपको पिछली वर्कशीट में लिखवा दिए थे एल्काइन और एल्कीन के, तो ये भी आप लिखें। बेंजीन की संरचना आपको बनानी है। बेंजीन देखिए, बेंजीन जो होता है वो बनेगा आपके पास में C6, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, यानी 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन, और इसकी संरचना जो है 6 कार्बन आपको कुछ इस तरीके से लगाने होंगे, जो आपस में इस तरीके से जुड़े रहते हैं, और जो जगह बच जाती है वहाँ पर हाइड्रोजन आता है। इसमें एक सिंगल बॉन्ड, एकल आबंध होगा, फिर 2 आबंध होंगे, फिर 1, फिर 2, फिर 1, फिर 2। ये बेंजीन की संरचना किताब से आप देख के इसको बना सकते हैं। उसके बाद आप आ जाइए, हाइड्रोकार्बन क्या है। तो हाइड्रोकार्बन क्या है, इसका उदाहरण देख लेते हैं। हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं, बताया गया था कि हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जहाँ जो आबंध है वो कार्बन और हाइड्रोजन के बने हुए हों। जहाँ पर हाइड्रोजन और कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन के आबंध बनते हैं वो हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपके पास में है, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेप्टेन, हेक्सेन, सब जो है हाइड्रोकार्बन के ही उदाहरण हैं। उसके बाद है कार्बन उत्कृष्ट और गैस विन्यास कैसे प्राप्त करता है। अब कार्बन जो है उत्कृष्ट गैस विन्यास का, उत्कृष्ट गैस वो होती हैं जिनका भार की कक्षा में पूरे 8 हो जाते हैं। तो वो उत्कृष्ट गैस कैसे विन्यास प्राप्त करेगा। कार्बन के पास है कितने, 6 परमाणु संख्या, 2 और 4 में बढ़ जाती है। इसको 4 ना तो ये दे सकता है ना 4 ले सकता है, तो ये क्या करता है, सहसंयोजी आबंध बनाता है, 4 दूसरे के साथ में जुड़कर अपने पूरे 8 कर लेता है। तो ये एक तरीका है जिससे आप, यानी इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन जो है वो सहसंयोजी आबंध बनाकर उत्कृष्ट गैस का प्राप्त करता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक क्यों होते हैं। सहसंयोजी आबंध विद्युत का कुचालक क्यों होता होगा। देखिए, विद्युत का कुचालक वही होता है जिसके अंदर खाली इलेक्ट्रॉन्स ना हो। तो इसके पास में खाली इलेक्ट्रॉन्स नहीं बचते, ये सारे ही मिलकर आपस में आबंध बना लेते हैं और अच्छा मजबूत आबंध बनाते हैं। इसलिए सहसंयोजी यौगिक जो होते हैं वो विद्युत के कुचालक होते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि कार्बन यौगिकों की समजातीय श्रेणी को यह नाम क्यों दिया गया है। समजातीय श्रेणी के 2 उत्तरोत्तर सदस्य के रासायनिक सूत्र लिखिए और बताइए कि उनका कौन सा भाग निर्धारित करता है भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म। तो कल बताया था और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। कार्बन यौगिकों की समजातीय श्रेणी को यह नाम, देखिए समजातीय श्रेणियों को नाम वो समजातीय श्रेणी कहलाती हैं जहां आपके पास में जो प्रक्रियात्मक समूह है वो एक ही हो। कल मैंने आपको बताया था कि CH3OH, C2H5OH ये सब प्रक्रियात्मक समूह के उदाहरण हैं। यहाँ आपको ये प्रक्रियात्मक समूह के उदाहरण हैं। यहाँ आपको देखिए OH प्रक्रियात्मक समूह है, ये OH है, तो ये समजातीय श्रेणियाँ कहलाती हैं। तो ऐसे समूह जो प्रक्रियात्मक कहलाते हैं। इसके 2 उत्तरोत्तर सदस्य के रासायनिक सूत्र आपको लिखने, मैंने लिख भी दिए हैं। आपको बताया था कि इसमें जो प्रक्रियात्मक समूह होता है वो निर्धारित करता है उसके भौतिक गुणधर्मों को। तो आपको कौन सा भाग निर्धारित करता है, प्रक्रियात्मक समूह वाला भाग जो है वो निर्धारित करता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, समजातीय श्रेणी के यौगिकों का 3 विशेषताएं। मैंने कल आपको बताई थी 3 विशेषताएं। इनके बॉइलिंग पॉइंट, इसका जो क्वंथनांक है और गलनांक है उसके बारे में बताया था, इनका जो भार है उसके बारे में बताया था। तो वो 3 विशेषताएं आपको लिखनी है। उसके बाद है कार्बन की प्रकृति अद्वितीय क्यों होती है। कार्बन की जो प्रकृति है वो अद्वितीय, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक
अद्वितीय होने का मतलब है कि इसकी जो प्रकृति है वो सबसे दूसरों से काफ़ी अलग है, दूसरे ऐसा नहीं करते, इसकी खास प्रकृति है। वो क्यों है? क्योंकि कार्बन जो है एक तो वो श्रृंखलन करता है, बड़ी बड़ी चेन बनाता है कार्बन की, उसको श्रृंखलन कहा जाता है। दूसरा, उसकी संयोजकता जो होती है वो 4 होती है, वो चतुर संयोजक है और सहसंयोजी आबंध बनाता है, इसलिए वो प्रकृति से उत्पन्न। क्वेश्चन एग्जाम पूछा जा चुका है बोर्ड में, तो ध्यान से करिएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि C3H6, C4H8, C5H10 एक ही समजातीय श्रेणी से संबंधित हैं। ठीक है, उसने बता दिया कि एक ही समजातीय श्रेणी है इनकी। क्वंथनांक के बढ़ते क्रम में इन हाइड्रोक्रम को संयोजित कीजिए। आपको ये बताना है कि किसका क्वंथनांक जो है वो ज़्यादा होगा। तो कल की बात ध्यान रखिएगा, जिसका आणविक द्रव्यमान अगर बढ़ेगा तो उसका क्वंथनांक भी बढ़ जाएगा। तो आप इनका अगर आणविक द्रव्यमान निकाल लें तो इनका क्वंथनांक भी जो है वो बढ़ जाएगा। उसके बाद C5H10 का गलनांक और क्वंथनांक C4H8 से अधिक क्यों है, ये भी बताना है। तो आप बता देंगे कि भाई इसका आणविक द्रव्यमान जो है ज़्यादा है और सहसंयोजी आबंध में जिसका आणविक द्रव्यमान ज़्यादा होता है उसी का ही गलनांक और गलनांक जो है वो अधिक हो जाता है। इन यौगिकों के नाम लिखने हैं। ये जो यौगिक आपको दिए गए हैं, C3H6 क्या है, C4H8 क्या है, C5, इनके नाम आपको इसमें लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि कार्बन के 2 गुणों की व्याख्या कीजिए जो हमारे चारों ओर कार्बन यौगिकों की अधिकता के लिए उत्तरदायी हैं। तो जो मैंने आपको ऊपर बताया, श्रृंखलन और चतुर संयोजकता, वही 2 इसके सबसे बड़े गुण हैं, वो भी आपको याद रखने हैं। 2 तो आपने दिमाग में डाल लीजिए। कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो उसे चतुर संयोजकता की वजह से उसकी विशेषताएं अलग नज़र आती हैं। दूसरा, वो श्रृंखलन करता है, लंबी लंबी चेन बनाता है, श्रृंखलाएँ बनाता है, इसका ये बहुत बड़ा एक गुणधर्म है। उसके बाद कुछ बड़े क्वेश्चंस हैं, दीर्घ उत्तर प्रश्न हैं। 2 ही क्वेश्चंस हैं दीर्घ उत्तर के अंदर। देखिए, दीर्घ उत्तर में 2 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन पहला है दीर्घ उत्तर का कि सहसंयोजी आबंध क्या होते हैं। तो सहसंयोजी आबंध बना देंगे, जहाँ संयोजन से जो है एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन्स को लेकर जो आबंध बनते हैं वो सहसंयोजी आबंध होते हैं। परिभाषित करना है आपको। कार्बन कुछ तत्वों के साथ सहसंयोजी आबंध बनाता है। इन तत्वों के नाम बताइए। आप कोई भी तत्व के नाम बता दीजिए। ब्यूटेन, आपके पास में CO2 है, वहाँ आबंध बनता है। आपके पास में N2 है, वहाँ आबंध बनता है। आपके पास में O2 है, वहाँ सहसंयोजी आबंध बनता है। फुलरीन क्या है, तो पहली वर्कशीट में फुलरीन बनाया था, बकमिनिस्टर फुलरीन, जिसको हमने C60 भी कहा जाता है। तो ये आपको बताना है वो क्या है। एक अपरूप है, किसका है, कार्बन का। यह कार्बन के अन्य अपरूपों से किस प्रकार भिन्न है, आपको बताना है कि इसके अंदर 60 कार्बन जो है वो अरेंज होते हैं, एक दूसरे से आबंध बनाते हैं, दूसरों से अलग कैसे, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 है निम्नलिखित की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है, H2S। अब ये आपको सीखना है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को बनाना, कि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना किस प्रकार से बनाते हैं। तो मैं एक आपको जो है बना के दिखा देता हूँ यहाँ पर। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना जो है आप एक देख लीजिए। जैसे CH4 है, इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है, तो जो कम होता है उसको हम बीच में लिख देते हैं, कि लिए बीच में लिख दिया। हाइड्रोजन कितने हैं, 4। इस पे जगह कितनी कार्बन पे खाली होती है, 4। तो ये तो मैं नॉर्मल इसका स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। अब आपको क्या करना है, कार्बन की जो इलेक्ट्रॉन है उसको दिखाना है डॉट से और हाइड्रोजन को दिखाना है क्रॉस से। तो आप क्या करेंगे, कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन डॉट दिखा दी, दूसरा कार्बन का इलेक्ट्रॉन डॉट, तीसरा कार्बन इलेक्ट्रॉन डॉट, चौथा हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन लिख दीजिए, चारों तरफ हाइड्रोजन लगा हुआ है। हाइड्रोजन का क्रॉस, हाइड्रोजन को क्रॉस से दिखा दो, ये क्रॉस और ये क्रॉस। अब देखिए 2 यहाँ, 2 ये, 2 ये, 2 ये, 4 और 2, 2 4, 2 6, 2 8, यानी कार्बन के तो 8 पूरे हो गए। अब हाइड्रोजन को 2 पूरे करने होते हैं, तो इसके ये 2 पूरे हो गए, इसके ये 2 पूरे हो गए, इसके ये 2 पूरे हो गए और इसके ये 2 पूरे हो गए। तो ये होती है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना और ये इम्पोर्टेंट है, तो याद रख लेना, इसको करना है कंप्लीट। तो ये आपकी वर्कशीट है, आप इसको अब आसानी से कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।